गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में आपके शल्य तंत्र का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्षारकर्म, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, चाहे वो 5 मार्क्स में आए, 10 मार्क्स में आए या फिर 2 मार्क्स में आए। लेकिन इस टॉपिक से और इसका नेक्स्ट टॉपिक भी अग्निकर्म भी, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अष्टविध शस्त्र कर्म, क्षारकर्म, अग्निकर्म, स्टरलाइजेशन और एनेस्थीसिया। अभी अभी तक हमने ये इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात की है और यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं टॉपिक को। क्षार कर्म। क्षार कर्म क्या है? शल्य तंत्र चिकित्सा में क्षार कर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राय शल्य अंतर्गत व्याधियों की चिकित्सा कैसे की जाती है कि आपके पास कोई पेशेंट आया है तो उसको पहले आप औषध दे के देखिए, जैसे उसका रोग ठीक होता है कि नहीं। अगर औषध से ठीक नहीं हो रहा तो आप क्षार कर्म करिए। अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आप अग्निकर्म करोगे। अगर उससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो रक्ताभिषेचन करवाओगे। और अगर फिर किसी चीज़ से भी ठीक नहीं होता है तो शस्त्र कर्म जो है वो आपको सबसे लास्ट में प्रेफर किया जाता है। आपके पास ऐसा कोई पेशेंट आया है जिसको ऐसी डिजीज है जिसमें आप ये कोई भी कर्म करवा सकते हो, वो औषधि से भी ठीक हो सकता है, थोड़ी बड़ी हुई स्टेज है तो क्षार कर्म से ठीक हो सकता है, उससे थोड़ा बड़ा हुआ है तो अग्नि कर्म, और उससे थोड़ा बड़ा हुआ है तो रक्ताभिषेचन। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास पेशेंट आया और आपने तो सीधा कि मैं तो सर्जन हूँ, मैं औषध वगैरह नहीं दूंगा, सीधा शस्त्र कर्म। नहीं, अगर इससे पहले वो क्षार कर्म से या अग्नि कर्म से ठीक हो सकता है तो आपको पहले वो कराने हैं, शस्त्र कर्म को पहले प्रिफर नहीं करना है। अर्थात औषध चिकित्सा के उपरांत क्षार कर्म महत्वपूर्ण है। अगर औषध से ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आप क्षार कर्म जरूर कराइए। बल्कि कुछ व्याधियों में क्षार कर्म की योजना प्रधान उपक्रम के रूप में की जाती है। कई डिजीजेज है जिनको हम पढ़ेंगे आगे भी, जिनमें क्षार कर्म से वो एकदम क्या हो जाती है, क्योर हो जाती है। निरुक्ति क्या है? तत्र शरणात् क्षणनाद्वा क्षारः, यानी कि मांस आदि का, दूषित मांस आदि का शरण करने के कारण। जैसे आपने इस पार्ट पर क्षार अप्लाई किया और यहाँ पे जो है कोई क्लेद वाला वुंड था, दूषित मांस वगैरह था, तो जैसे ही आप क्षार को सर्कुलर मैनर में यहाँ अप्लाई करोगे, ये यहाँ से इसको गिरा देगा, जो मांस है उसको गला के गिरा देगा। तो दूषित मांस आदि का शरण करने के कारण इसको क्या कहा जाता है? क्षार कहा जाता है। या फिर छित्त्वा छित्त्वा अक्षयात् क्षारा क्षरत्वात् क्षार्यत्यधा, ये आचार्य चरक ने बताई है, ये वाली गुल्म अध्याय के अंदर बताई है, कपच गुल्म में क्या बोला है? अपने शरण स्वभाव के कारण, क्षार के अंदर एक शरण स्वभाव होता है, इसीलिए इसका नाम क्षार पड़ा। शरण का मतलब क्या होता है? काटना। अपने शरण स्वभाव के कारण क्षार दूषित धातु को काट करके बाहर निकालता है। जिस भी जगह आप अप्लाई करोगे वहां पे अगर कोई दूषित मांस है, दूषित त्वचा है ना, या क्लेद है, उसको काट करके बाहर निकाल सकता है कौन? क्षार। क्षार का जो प्राधान्य है, यहाँ से 2 मार्क्स में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, क्षार का प्राधान्य। ठीक है, तो एक एक करके, मेन तो इसके 3 कारण है, हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जितने भी आपने शस्त्र पढ़े, जितने भी अणुशस्त्र पढ़े, सब में श्रेष्ठ कौन है? क्वेश्चन पूछा जाता है यही पीजीटी में, शस्त्र अणुशस्त्र में श्रेष्ठ है। फिर वहां पे आप जलौका लिखे आते हो, लेकिन शस्त्र अणुशस्त्र में प्रधान कौन है? क्षार है। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है यही पीजीटी में। शस्त्र अणुशस्त्र में प्रधान बोले या श्रेष्ठ बोले तो कौन है? क्षार है। अब क्यों है? पहला कारण क्या है? क्योंकि क्षार जो होता है वो छेद्य भेद्य लेख्य करणात्, छेदन कर्म भी करता है, भेदन कर्म भी कर सकता है और लेखन कर्म भी कर सकता है। तो शस्त्र और अणुशस्त्र जिस तरीके से इन तीनों कर्मों को कर सकते हैं, छेदन भेदन लेखन को, उसी तरीके से क्षार भी छेदन भेदन लेखन कर्म करने में क्या है? समर्थ है। जैसे कौन कौन सी डिजीज में आप छेदन भेदन पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, अष्टविध शस्त्र कर्म, भगंदर है, नाड़ी व्रण है, इन जैसी व्याधियों में क्षार सूत्र के द्वारा छेदन एवं धारण प्रोसेस कराया जाता है, यानी कि छेदन और भेदन प्रोसेस कराया जाता है। किसकी हेल्प से? भगंदर में हम यूज करते हैं ना, क्षार सूत्र का, अर्श में भी यूज करते हैं, नाड़ी व्रण में भी यूज करते हैं। तो जो क्षार है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है? छेदन भेदन लेखन कर्म ये कर सकता है।
वर्ण विद्रधि हो वहां पे ये भेदन कर्म कर सकता है क्षार के द्वारा। विद्रधि में विद्रधि को फोड़ने के लिए आप विद्रधि के ऊपर क्षार डालोगे, भेदन कर्म अपने आप ही उसका हो जाएगा। कुष्ठ में अगर त्वचा पर दूषित मांस आदि है तो उसके लेखन कर्म के लिए हम क्षार का यूज करते हैं, तो कुष्ठ में लेखन कर्म किया जाता है। अग्नि कर्म जलौका की सहायता से देखिए, जो छेदन कर्म है, भेदन कर्म है और लेखन कर्म है, इसको आप शस्त्र अणुशस्त्र से कर सकते हो प्लस क्षार से भी कर सकते हो। लेकिन क्या आप अग्नि कर्म और जलौका की हेल्प से छेदन भेदन लेखन कर सकते हो क्या? अग्नि कर्म से कभी छेदन भेदन लेखन कराया जा सकता है क्या? इम्पॉसिबल है। जलौका जलौका तो एक ही खून पीना का काम करेगी और कोई उसका काम आएगा नहीं। ठीक है, तो याद रखना है, जैसे शस्त्र और अणुशस्त्र छेदन भेदन कर सकते हैं, लेखन कर सकते हैं, उसी तरीके से क्षार भी ये काम कर सकता है। तो एक तो इसकी प्रधानता या श्रेष्ठता का एक कारण तो हो गया ये। दूसरा, क्षार का त्रिदोषत्व, त्रिदोष घनत्व। कैसे कि हम जब भी क्षार बनाते हैं तो हम कई सारे प्लांट की पत्तियां लेंगे, तने लेंगे और बहुत सारी चीजें लेके उनको जला के क्षार बनाते हैं। तो बहुत सारे प्लांट को हम एक साथ यूज करते हैं। तो मान लो कोई प्लांट है, कोई औषध है, वात का शमन कर रही होगी, उसमें से कोई पित्त का और कोई कफ का। तो इस तरीके से क्या है, इतनी सारी औषधियों या वनस्पतियों से हम क्षार का निर्माण करते हैं, तो अपने आप ही उसमें त्रिदोष घनत्व का प्रॉपर्टी दिखाई आपको देती है, क्योंकि इतनी सारी औषधियों से मिलके आपने बताया बनाया है, तो डेफिनेटली है कि वो त्रिदोष का शमन तो करेगी ही करेगी। दूसरा गुण क्या है इसका, क्षार का बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार से उपयोग हम कर सकते हैं। इंटरनली यूज करते हैं हम पानी क्षार का प्रयोग, ठीक है, जैसे सोडा वगैरह खा लेते हैं ना, और एक्सटर्नली तो यूज इसका होता ही है। लेकिन अग्निकर्म और जलौका का बाह्य आभ्यंतर प्रयोग संभव नहीं है, केवल उनका बाह्य प्रयोग ही किया जाता है। शस्त्र कर्म का भी क्षार की तरह प्रयोग संभव नहीं है। तो क्षार का बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार से उपयोग किया जाता है। जलौका अग्निकर्म का इस तरीके से हम यूज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए क्या श्रेष्ठ है, क्षार श्रेष्ठ है। क्लियर है? फिर आता है विशेष क्रिया अवचारणार्थ। वही सेम चीज आएगी कि इसका बाह्य अभ्यंतर हम प्रयोग कर सकते हैं जिस स्थान में शल्य यंत्र का उपयोग कठिन होता है। ठीक है, मतलब ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आप जो है शल्य को निकालने के लिए शल्य तंत्र में यंत्र और शस्त्र का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उस स्थान पर आप क्षार का उस स्थान पर आप क्षार का प्रयोग इजीली कर सकते हो। जैसे नाक में अर्बुद हो जाए, अर्श हो जाए, तो अब नाक इतना छोटा सा स्ट्रक्चर है, चलो आज के टाइम पे तो हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, लेकिन पहले ये पॉसिबिलिटी कम थी, तो उसके लिए हम नासा अर्बुद या नासा अर्श में क्षार कर्म करा सकते थे। ठीक है, क्षार का विशिष्ट प्रयोग किया जाता है, जैसे पित्तज अर्श में किसी भी क्षार है ना, वहां पे सॉरी कोई भी भेद है वहां पे आप इजीली क्षार का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन पित्तज अर्श में मृदु क्षार का हम उपयोग करते हैं। ये इसका विशिष्ट प्रयोग हो गया। क्यों? क्योंकि पित्त बढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो उष्णता बढ़ेगी। क्षार भी कैसे स्वभाव की होती है, उष्ण तीक्ष्ण स्वभाव की। तो जो पित्तज प्रकृति का या पित्तज भेद वाला रोगी होगा वो इसको झेल नहीं पाएगा, इसीलिए हम वहां पे मृदु क्षार का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। कृच्छ्राद्य रोग में भी क्षार का प्रयोग करना क्या है, उपयुक्त है, इजीली आप वहां पर उसको प्रयोग कर सकते हो। क्लियर है बात? दलहन ने इसकी प्रधानता क्रम बताया है, क्षार कर्म का, अग्नि कर्म का और जलौका का। तो जलौका को दलहन ने प्रधान बोला है, अग्नि कर्म को प्रधान तर बोला है और क्षार कर्म को प्रधान तम बोला है। यानी कि सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है, क्षार कर्म है। सबसे ज्यादा प्रेफर हम किसको करेंगे, क्षार कर्म को, उसके बाद अग्नि कर्म और जलौका का लास्ट में। यानी कि याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। प्रधान पूछा जाए क्रम में तो जलौका है, प्रधान तर अग्नि कर्म है और तम सबसे श्रेष्ठ होता है, इसीलिए वो कौन है, क्षार कर्म है। दलहन के अनुसार कर्म दृष्टि से, फिर उसने एक बात और बोली, ये तो प्रधानता का सीक्वेंस बोल दिया, लेकिन कर्म जो किया जाता है उसमें अग्नि कर्म श्रेष्ठ है। अग्नि कर्म को आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन गुण की दृष्टि से जो रोग को शीघ्र ठीक करे या जिसमें प्रॉपर्टी ज्यादा होती है उसमें क्षार श्रेष्ठ है। ये दोनों बातें भी आपको याद रखनी है। गुण की दृष्टि से क्षार श्रेष्ठ होता है और कर्म की दृष्टि से दलहन के अकॉर्डिंग अग्नि कर्म श्रेष्ठ होता है। गुण और कर्म के आधार पर क्षार के दो भेद किए जाते हैं, पहला है प्रतिसारणीय और दूसरा है पानी।
प्रतिसारणीय क्षार का प्रयोग हम हमेशा बाह्य के लिए यूज करते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में हो सकता है या किसी भी तरीके में हो सकता है, लेकिन हम इसका प्रयोग हमेशा बाह्य प्रयोग ही इसका करेंगे। पानी, जिसको पानी में घोल के पिला दो वो अभ्यंतर यूज के लिए होगा, वो कहलाता है पानीय क्षार। तो कौन कौन से रोगों में आप प्रतिसारणीय क्षार और पानीय क्षार का प्रयोग कर सकते हैं? तो देखिए, जैसे अर्श है, कृमि विष है, इनमें आप पानीय क्षार का अभ्यंतर प्रयोग कर सकते हो। किस रूप में? चूर्ण स्वरूप में। ठीक है। और जैसे कि गुल्म रोग है, उदावत है, गर्विष है, अश्मरी है, शर्करा है, अभ्यंतर विद्रति है, इन सभी रोगों में पानीय क्षार का प्रयोग अभ्यंतर रूप में चूर्ण स्वरूप में किया जाता है। याद रखना है, ये आपको कुछ कुछ रोगों के नाम तो याद रखने ही है, जिसमें स्पेशली अर्श और कृमि विष याद रखना है। क्यों? क्योंकि अर्श में और कृमि विष में हम प्रतिसारणीय क्षार का भी प्रयोग करते हैं। इंटरनली यूज के लिए तो क्षार देते ही देते हैं, लेकिन इन दोनों डिजीज में जहाँ भी वुंड में कृमि है उस जगह और पाइल्स के हेमोरॉइड्स में हम प्रतिसारणीय क्षार का भी यूज करते हैं। ठीक है। तो बाह्य जो प्रतिसारणीय क्षार हैं उनके मेनली कितने भेद हैं आपसे पूछा जाए? प्रतिसारणीय क्षार के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन एआईपीजीटी में भी पूछा जाता है और आपसे यहाँ भी पूछा जा सकता है। तो प्रतिसारणीय जो क्षार है उसके 3 भेद हैं, मृदु, मध्य और तीक्ष्ण। मृदु को आप समझू हिम नाम भी देते हो, ये क्वेश्चन इसी बार आया था, इम्पोर्टेंट है। प्रतिसारणीय क्षार में से कौन से क्षार को आप संव्यूहिम नाम भी देते हो? तो मृदु प्रतिसारणीय का एक टाइप है मृदु प्रतिसारणीय क्षार, उसको हम संव्यूहिम कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। दूसरा भेद होता है इसका मध्य, और तीसरा होता है तीक्ष्ण। ये इसके भेद के अंदर नहीं आते हैं, ऐसे ही लिख दिए गए हैं। क्षार कर्म बोले या क्षार सूत्र बोले, ये भी किसके अंदर आते हैं? प्रतिसारणीय क्षार के अंदर ही आते हैं। तो देखिए, भेद गुण और कर्म के आधार पर हमने किए। 2 भेद होते हैं, एक होता है प्रतिसारणीय, एक होता है पानी। पानी में आप क्षार का इंटरनली चूर्ण रूप में यूज करते हो, चाहे वो कोई भी रोग हो, अभ्यंतर विद्रति हो, गुल्म हो, उदावत हो, गर्विश हो, अश्मरी हो, किसी में भी आप क्षार का प्रयोग कर सकते हो। प्रतिसारणीय में आप बाह्य एक्सटर्नल यूज करते हो। 3 टाइप का ये होता है, मृदु, मध्य और तीक्ष्ण। मृदु को हम संव्यूहिम नाम देते हैं, मध्य हो गया, और तीक्ष्ण को हम पाक के नाम देते हैं। क्लियर है? तो ये इस तरीके से क्षार के क्या होते हैं? भेद कंप्लीट होते हैं। फिर उसके बाद आता है, एक सेकेंड, फिर उसके बाद आता है प्रतिसारणीय क्षार। प्रतिसारणीय क्षार जो होता है उस, ये हमने पढ़ लिया कि ये 3 टाइप का होता है। किस तरीके से इसका प्रयोग रोग बल एवं काल के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो रोग बल काल के अनुसार यूज किए जाने वाला कौन सा क्षार है? प्रतिसारणीय क्षार है। यानी कि पहले आप रोग को देखोगे, रोगी का बल कितना है, रोग का बल कितना है, शरद ऋतु तो नहीं है। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के आपको प्रतिसारणीय क्षार को एक्सटर्नली यूज करना होता है, जो कि 3 प्रकार का होता है, मृदु हो, मध्य हो और तीक्ष्ण हो। मृदु और संव्यूहिम क्षार में केवल हम वनस्पति द्रव्य को जला करके क्षार का निर्माण करते हैं। मध्य क्षार में वनस्पति द्रव्य के साथ आप कुछ खनिज द्रव्य भी डाल दोगे, जैसे जो है शंख भस्म डाल दी, इस तरीके के खनिज द्रव्य भी डाल दोगे इसके अंदर। तीक्ष्ण क्षार में मध्य क्षार तो लेंगे ही, यानी कि वनस्पति द्रव्य, खनिज द्रव्य, जैसे कि शंखनाभि हो गया, है ना, संख्या हो गया, ये द्रव्य आपने लिए, लेकिन इनके साथ साथ आप विष वर्ग के जो तीक्ष्ण द्रव्य होते हैं, जैसे दंती हो गया, द्रवंती हो गया, कुचला वगैरह, ऐसे द्रव्यों का अगर आप यूज करके क्षार का निर्माण करते हो तो वो कौन सा क्षार बनेगा? तीक्ष्ण क्षार बनेगा। तो इनकी निर्माण के आधार पर इनके 3 भेद किए गए, मृदु, मध्य और तीक्ष्ण। मृदु को हम संव्यूहिम कहते हैं, इसमें केवल आपने कोई भी प्लांट लिया, उसकी पत्ती, तने वगैरह, जड़ वगैरह जलाई, क्षार बना लिया। मध्य वाले में ये वनस्पति द्रव्य तो आपने लिया ही, साथ में खनिज द्रव्य ले लिया था। ठीक है। उसके बाद तीक्ष्ण वाले में
ये खनिज द्रव्य और इनके साथ साथ आपने विष वर्ग के द्रव्य जो कि बहुत ही ज्यादा उष्ण और तीक्ष्ण होंगे उनका भी यूज किया, उनको भी जला के क्षार बनाया, तो उसको हम तीक्ष्ण क्षार कहते हैं। प्रतिक्षारणीय क्षार जो है, प्रतिक्षारणीय क्षार जो है वो कौन कौन से रोगों में यूज किया जाएगा? कुष्ठ है, किटिव है, दद्रु है, मंडल है, किलास है, भगंदर है। आपको रोग याद नहीं करने, देखो 3 रोग तो आपको बहुत इजीली याद रह जाएंगे। कौन कौन से? अर्श, भगंदर, ये तो आपको याद रहेंगी। उसमें हमने अभ्यंतर विद्रधि पढ़ा, तो यहाँ बाह्य विद्रधि। और जितने भी त्वचा के डिसऑर्डर होते हैं, चाहे वो कुष्ठ हो, किटिव हो, दद्रु हो, मंडल हो, किलास हो, अर्बुद हो, कृमि विष्ठा, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था। और अर्श का, अर्श और क्रमिक, इसमें हम दोनों ही क्षारों का यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाह्य और यानी कि पानी और प्रतिक्षारणीय दोनों क्षारों का यूज किया जाता है। तो रोगों के नाम आपको रटने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ याद रखिएगा। हो सकता है आपसे 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछ लिया जाए, लेकिन ये चीज याद रखिएगा, 7 प्रकार के मुख रोग, किसी भी मुख रोग में हम प्रतिक्षारणीय या पानी क्षार का यूज नहीं करते हैं, इन 7 रोगों को छोड़ करके। कौन कौन से? उपजीवा, अधिजीवा, उपकुश, दंतवैदर्य और 3 प्रकार की रोहिणी। ठीक है, कौन कौन से? उपजीवा, अधिजीव्या, उपकुश, दंतवैदर्भ और 3 प्रकार की रोहिणी। इन 7 प्रकार के मुख रोगों में हम प्रतिक्षारणीय क्षार का यूज करेंगे। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। इन 7 प्रकार के रोगों में प्रतिक्षारणीय क्षार का प्रयोग किया जाएगा। पानीय क्षार आपको कहाँ नहीं देना है? जो रोग पित्त प्रकृति वाले हैं उनमें पानी क्षार का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। जिससे रक्त पित्त है, पित्त बढ़ा रहता है, ज्वर है, अगर पित्त प्रकृति का व्यक्ति है, बालक है, वृद्ध है, दुर्बल है, भ्रम और मूर्छा से पीड़ित है, तो उसमें पानी क्षार का बिल्कुल यूज नहीं करना है। इंटरनली पानी क्षार बिल्कुल नहीं देना है। प्रतिक्षारणीय क्षार का निषेध किस किस में है? दुर्बल है, बाल है, वृद्ध है, गर्भिणी है, ऋतुमती है, यानी कि जिनका जनरली, जिनमें आयुर्वेद के अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं कराया जाता, वही लोग आएंगे प्रतिक्षारणीय क्षार के निषेध में भी। प्रमेही है, ठीक है, और क्लैब्य वाला है, स्थानच्युत वृषण या योनि जिसकी स्थान से हट गई हो, उन लोगों में आपको प्रतिक्षारणीय क्षार का प्रयोग नहीं करना होता है। ठीक है ना, बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है मर्म शिरा स्नायु संधि और सेवनी या अल्प मांसयुक्त स्थान हो या वर्त्म के रोगों के अलावा जितने भी नेत्र रोग होते हैं, नेत्र रोग ये तो मुख रोग थे, जितने भी नेत्र रोग होते हैं उनमें वर्त्म रोग जो कि आपके 21 बताए गए हैं, आपने पढ़ लिए होंगे या आप पढ़ोगे ईएनटी के अंदर, वर्त्म रोगों के अलावा किसी अन्य नेत्र रोग में क्षार का प्रयोग नहीं करना है। जैसे सिरा स्नायु संधि, इन पर तो क्षार का प्रयोग करना ही नहीं है। सेवनी, अल्पमासयुक्त स्थान हो, वहां पर भी क्षार का प्रयोग नहीं करना है। और नेत्र रोगों में भी क्षार का प्रयोग नहीं करना है, किसको छोड़ करके? वर्त्म के रोगों को छोड़ करके। तो ये थी कुछ कि कहाँ प्रयोग कर सकते हो, कहाँ नहीं कर सकते, क्या निषेध है उसकी बात। फिर आते हैं इसके गुण। गुण इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। पहले तो आपको काउंटिंग याद रखनी है, कितने गुण हैं? 8। नैव अति तीक्ष्ण, न मृदु, शुक्ल, श्लक्ष्णो अथ पिच्छलः, अविश्यन्दी शिव शीघ्र क्षारो ही अष्टगुण स्मृता। क्या क्या बोला है सुश्रुत ने क्षार के बारे में? कि ये ना तो ज्यादा तीक्ष्ण नहीं होना चाहिए और ज्यादा मृदु भी नहीं होना चाहिए, कि आपने जिस काम के लिए यूज किया है वो उस काम को करने में जो है सक्षम ही ना हो। और इतना भी तीक्ष्ण नहीं होना चाहिए कि रोग तो हटाया हटाया, साथ में शरीर के पार्ट को भी काट करके अलग कर दिया, उनका भी दारण कर दिया, तो इतना भी तीक्ष्ण नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा शुक्ल वर्ण का नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्पर्श में कैसा होना चाहिए? मुलायम, ऐसे रूखा या फिर जो है कर्कश नहीं होना चाहिए। क्षार कर्म स्थान में प्रतिक्षारणीय होने लायक चिपचिपा होना चाहिए, यानी कि पिच्छल होना चाहिए, जिसको आप कहीं अप्लाई करो तो वो वहाँ पे ठहर सके, रुक सके, उससे चिपक सके, जिससे वहाँ पे वो अपना काम कर सके। तो पिच्छल गुण वाला होना चाहिए। अविश्यंदी होना चाहिए। अविश्यंदी मतलब कि आपने मान लो कोई एक वुंड है इस जगह और इसको यहाँ पे अप्लाई किया और ये यहाँ से हटके यहाँ गिर गया और ये जगह बिल्कुल ठीक थी, इसको और खराब कर दिया। ठीक है, तो अविश्यंदी होना चाहिए, यानी कि अगर आपने एक स्थान पर प्रयोग किया किया है उसका, तो दूसरी जगह वो नहीं फैले
उसी जगह रहे, स्थिर रहे और वहीं रह के अपना काम करे। शिव, शिव का मतलब क्या है शार से यहाँ पे, कि जो भी काम के लिए आपने यूज किया है वो सम्यक कर्म करने वाला होना चाहिए। शीघ्र, देरी से कार्य करने वाला नहीं होना चाहिए। जैसे आपने अप्लाई किया थोड़ी ही देर में उसको छेदन वेदन लेखन वो सारे कर्म कर देने चाहिए। ठीक है, तो देरी से कार्य करने वाला नहीं होना चाहिए, जल्दी कार्य करने वाला होना चाहिए। भागवत ने एक गुण और बताया है, भागवत टोटल क्षार के 9 गुण बताता है, एक गुण और बताया है जिसको हम बोलते हैं शिखरी। शिखरी मतलब जिसको आपने अगर तैयार किया है तो आप उसको ढेर बना करके रख सको, ऐसे नहीं कि वो फैला पड़ा है, ढेर के रूप में जिसको इकट्ठा किया जाए, वो क्या होता है, क्षार का गुण होता है। तो ये आपको 8 गुण अच्छे से याद रखने हैं। ना अति तीक्ष्ण होना चाहिए, ना अति मृदु होना चाहिए, ना अति शुक्ल होना चाहिए, स्पर्श में मुलायम होना चाहिए, पिच्छल होना चाहिए, अविसंधि होना चाहिए, शिव होना चाहिए, शीघ्र होना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा आपको ये सारी चीजें। फिर उसके बाद आते हैं इसके दोष। दोष क्या क्या है, इनके जस्ट अपोजिट आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अति मृदु इसका दोष होगा, अति शुक्ल इसका दोष होगा, अति उष्ण इसका दोष होगा, अति तीक्ष्ण, जो भी अभी पढ़ा है उसका अपोजिट कर दो। जैसे अभी हमने गुण में पढ़ा कि तीक्ष्ण नहीं होना चाहिए, तो अगर अति तीक्ष्ण होगा तो उसका दोष है, अति पिछल होगा तो उसका दोष है। एक जगह स्थिर रहने वाला होना चाहिए, हमने पढ़ा था कि अविषयंती होना चाहिए, लेकिन अगर दूसरी जगह अत्यंत फैलने वाला है तो भी दोष है। अति सांद्र है ना, और क्या है, अपक्व है, पूरी तरीके से उसका निर्माण नहीं हुआ, उसके अंदर जो द्रव्य किए यूज किए गए हैं वो ही ढंग के वीर्य के नहीं है। तो ये सारे क्या है, इसके दोष हैं, इनको अलग से रखने की आपको जरूरत नहीं है, केवल जो हमने पढ़ा है उनके आगे अति 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 लगा देना। फिर आता है इसके कार्य। जैसे हमने पढ़ा छेदन भेदन लेखन ये कर्म करता है, तो छेदन नाड़ी का छेदन कर सकता है, भगंदर में भी ये छेदन करता है, तो भगंदर में हम एज अ क्षार सूत्र इसका यूज करते हैं। जो व्रण का शोथ है, पक्व विद्रती है, वहां पर भेदन कर्म कर सकता है, अभी हमने पढ़ाया था आपको। ठीक है, दुष्ट व्रण में या कुष्ठ में या दुष्ट मास का ये लेखन या स्क्रैपिंग कर सकता है, तो वहां पे आप बाह्य रूप में प्रतिषाणी क्षार का यूज कर सकते हो। इसके अंदर त्रिदोष घनत्व होता है, क्योंकि ये कई सारी जो है औषधियों से मिलकर बना होता है, त्रिदोष का नाश करेगा। ये सारे क्या पढ़ रहे हैं हमसे, कारण कार्य पढ़ रहे हैं। शोधन कर्म कर सकता है क्षार, कैसे, कि अगर कोई दुष्ट व्रण में आपने यूज किया है इसको और उस दुष्ट व्रण में त्वचा मांस रक्त को ये सब दूषित है, तो उन सबको काट करके बाहर निकाल देगा और व्रण का क्या कर देगा, शोधन कर देगा। जैसे ही इनको काट के बाहर कर देगा, ये सारी दूषित चीजें बाहर निकल जाएंगी, व्रण धीरे धीरे हील होना शुरू हो जाएगा। तो व्रण का जैसे ही ये शोधन कर देता है, तो शोधन कर देने के बाद जैसे ही शोधन हो जाता है अच्छी तरीके से, तो व्रण अपने आप ही रोपित होना या हील होना शुरू हो जाता है। स्तंभन की बात करें तो व्रणगत रक्त वाहिनियों में संकोच कर देता है, इसीलिए जैसे कहीं बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उस पार्ट पे आप थोड़ा सा क्षार डाल दीजिए, ब्लड रुक जाएगा, उसका स्तंभन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वाहिनियों का क्या कर देगा, संकोच कर देगा, उनके मुंह को थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए बंद कर देगा। इसीलिए जहाँ भी बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, वहाँ हम रक्त को रोकने के लिए, रक्त के स्तंभन के लिए क्षार का प्रयोग करते हैं। दहन, क्षार सौम्य होता है, लेकिन सौम्य होते हुए भी ये अग्नि गुण भूयिष्ठ होता है। ठीक है, सौम्य स्वभाव का होता है, लेकिन इंटरनली इसमें महाभूत के संगठन के तौर पर देखा जाए तो ये अग्नि गुण भूयिष्ठ होने के कारण क्षार दहन पाचन ये सारे कर्म कर सकता है। क्षार के कारण कृमि है, आम है, कफ है, मेद है, विष है, कुष्ठ है, इन सबका नाश हो जाएगा, क्योंकि सबको काट काट करके अलग कर देगा, इनका जो है धारण कर देगा, इनका लेखन कर्म कर देगा। ठीक है, और क्षार के बारे में एक बात आती है, पुंसत्व उपघात नाम। पुंसत्व उपघात करने में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन होता है, क्षार होता है। तो ये कुछ क्षार के क्या है, कार्य हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने किस किस चीज की बात कर ली, इसकी निरुक्ति पढ़ी, इसके जो है कर्म पढ़े हमने, ठीक है, और भेद पढ़ लिए, भेद में क्या निषेध है, किसमें कराना है, गुण और दोष पढ़ लिए, और इसके कार्य पढ़ लिए। ठीक है, अभी तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये चार, और भी बहुत सारी बातें हैं, वो बातें भी हम करेंगे अभी। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है, ये चीज़ें आपको बहुत क्लियरली बहुत अच्छे से कवर करनी है सारी। ठीक है ना।